नमस्कार। लक्ष्य एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार पुनः हम हिंदी के अंतर्गत जो एक संदर्भ लेकर चल रहे थे, हिंदी भाषा और व्याकरण का सामान्य परिचय, उसके अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया था भाषा विचार यानी भाषा विज्ञान, जिसके अंतर्गत एक प्रश्नोत्तरी विधि के माध्यम से आपको भाषा विचार जो है वो पढ़ाया गया और उसी को ध्यान में रखते हुए आगे हम आपको वर्ण विचार भी उसी प्रश्नोत्तरी विधि के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो ध्यान देने वाली चीज़ है कि भाषा विचार एक अलग चीज़ था और वर्ण विचार एक अलग चीज़ है, क्योंकि भाषा एक अलग अस्तित्व रखने वाली चीज़ थी और वर्ण जो है वह व्याकरण का एक अंग है, जो प्राथमिक अंग कहा जा सकता है। व्याकरण की शुरुआत ही वर्ण से की जाती है। अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो वर्ण भी एक जटिलताओं से भरा हुआ और अपने आप को व्यक्त करता हुआ बिंदु है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सैद्धांतिक चीज़ें हैं, प्रामाणिक चीज़ें हैं, वो वर्ण में कुछ और कहती हैं, जो हमसे परीक्षाओं में पूछा जाता है वो कुछ कहती हैं। ठीक, तो इन दोनों के सामंजस्य को बैठाने के लिए हमें कई दिक्कतों, कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है वर्ण में। जैसे माने अगर विद्वानों की या व्याकरणाचार्यों की, तो किसी में कुछ वर्ण बताए हैं, किसी ने किसी में कुछ वर्ण बताए हैं, तो ये तमाम दुविधाओं से भरी हुई ये वर्ण विषय बिंदु है। फिलहाल आप ये जानते रहिएगा कि अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी पढ़ने के लिए दुविधाओं और समस्याओं और संघर्षों से आपको जूझना पड़ेगा। क्यों कि यह एक ऐसी, शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि हिंदी भाषा जो है वो जटिलताओं का महासागर है। तो यकीन मानिए जिस विधि से और जिस विधि के द्वारा हम आपको अध्ययन का कार्य कराने का प्रयास कर रहे हैं, वो अध्ययन कार्य अगर आप कर ले जाते हैं तो आप किसी भी परीक्षा में आप बैठेंगे या आप एग्ज़ाम देकर आएंगे तो आप स्वयं उसका अनुभव करेंगे कि आपको सबसे ज़्यादा लाभ कहाँ से प्राप्त हुआ। तो आपको लक्ष्य एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल से हिंदी भाषा और व्याकरण के सामान्य परिचय से आपको सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ है। तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कीजिए। आप अगर हिंदी उसमें आता है तो यकीन मानिए कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध मिलेंगी। ठीक, लेकिन एक चीज़ और जानते रहिएगा, पठन पाठन का जो कार्य होता है ये बहुत ही हिम्मत और जज्बे की बात होती है। तो अपने अंदर हिम्मत और जज्बा बनाए रखिए और परिश्रम कीजिए, क्योंकि परिश्रम के आगे हर कोई, हर चीज़ जो है वो झुक जाती है। तो चलते हैं वर्ण विचार के साथ अपने हिंदी का हम आज का सुविचार देखते हैं। सुविचार है हमारा, समुंदर में कूदते हैं तैरने वाले, समुंदर में कूदते हैं तैरने वाले, किनारे पे खड़े रहते हैं तमाशा देखने वाले। यकीन मानिए कि आप जब परिश्रम करना शुरू करेंगे तो लोग सिर्फ आपको देखेंगे और हंसी उड़ाएंगे। जैसे तैरने वाले को देखकर लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, यही ताली और तमाशा बजाने वाले आपके लक्ष्य में और आपके तरक्की में चार चांद लगाने का प्रयास करेंगे। तो इसी सुविचार के साथ हम चलते हैं अपने बिंदु पर, जिस बिंदु का नाम है वर्ण विचार। और वर्ण विचार शुरू करने से पहले थोड़ा हम वर्ण के विषय में जान लेंगे, जो बेहद जरूरी है। पहले हम देखेंगे आखिर वर्ण है क्या और वर्ण आई कैसे, वर्ण को दिया कैसे गया और विद्वानों ने इनके विषय में क्या बताया। अगर हम वर्ण के विषय में बात करें, ठीक है, अगर बात करें तो हम देखते हैं, जब हमने पढ़ा था लिपि, जब कोई लिपि किसी ध्वनि को, जब कोई लिपि किसी ध्वनि को संकेत
या चिन्हों के माध्यम से, संकेत या चिन्हों के माध्यम से इंगित कर देती है, इंगित कर देती है, तो वह भाषा की एक इकाई हो जाती है। भाषा की क्या हो जाती है? एक इकाई हो जाती है। और इसी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की एक इकाई हो जाती है। तो भाषा की जो इकाई होती है, अगर हम ध्यान से देखें तो वर्ण क्या हो जाती है? एक सबसे छोटी इकाई हो जाती है। दूसरों शब्दों में कहें तो वर्ण क्या है? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका हम खंडन नहीं कर सकते, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, वह क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। लेकिन उससे पहले जरूरी क्या है? जब हम कुछ बोलते हैं, ध्वनि करते हैं, जब उन ध्वनियों को किसी भाषा के लिपि के द्वारा एक चिन्ह में इंगित कर दिया जाता है, तो ही भाषा की इकाई कहलाती है। ठीक है, तो हमको क्या पता चला? वर्ण पता चला। उसके बाद हम चलते हैं, जब हमको ये पता चल गया कि वर्ण क्या है, तो आगे उसके बढ़ते हैं। वर्ण क्या है? भाषा की एक सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद आते हैं अपने हिंदी में। हम पढ़ कहाँ रहे हैं? हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा जब हम पढ़ रहे हैं तो हमको पता चलना चाहिए हिंदी भाषा में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखेंगे वर्ण क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? स्वर और व्यंजन। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। अब जब ये स्वर होते हैं, ये स्वर भी अगर देखा जाए भेद प्रभेद के आधार पर, तो स्वर जो होता है ह्रस्व, दीर्घ और कुलित के आधार पर 3 प्रकार का होता है। और जैसे मान लीजिए, ध्यान पूर्वक बना लीजिए, ह्रस्व, दीर्घ और पुलुत। पुलुत का प्रयोग अक्सर संस्कृत भाषा में होता है, लेकिन बोलचाल में हम पुलुत का प्रयोग करते हैं। इसलिए स्वर को, पुलुत स्वर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। व्यंजन की अगर हम बात करें तो स्पर्श व्यंजन होता है, अंतस्य व्यंजन होता है और ऊष्म व्यंजन होता है। ऊष्म व्यंजन। ठीक, ये व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं। ये तो मूल तथ्यों की बात हो गई। जैसा मैंने कहा कि जो व्याकरणाचार हैं वो मूल चीज़ों को बताते हैं, कौन चीज़ें कहाँ से वर्ण आई, कहाँ से गई। ये प्रयोग के आधार पर वर्णों की संख्या, विकसितता के आधार पर वर्णों की संख्या बढ़ और घट गई है। ठीक है, तो वर्ण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अगर हमसे पूछा जाए स्वर और व्यंजन के दृष्टिकोण से 2 प्रकार के होते हैं। किसमें? हिंदी में। अब चलते हैं एक और तथ्य की ओर, जिस तथ्य के अंतर्गत हम एक व्यंजनों का जो है वो रूप जानेंगे कि आखिर हिंदी में जो व्यंजन पाए जाते हैं मान्यता प्राप्त वो कितने होते हैं। तो हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले मान्यता प्राप्त वर्णों की संख्या जो है वो 52 है। इनकी संख्या और भी है, इनकी संख्या और भी है, प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन आयोग के द्वारा मान्यता कितना है? 52 वर्ण। आखिर आपसे पूछा जाए आखिर वो 52 वर्ण है क्या? अगर आप वर्ण विचार पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए जो 52 हमारे वर्ण हैं, जो 52 वर्ण हैं, ये 52 वर्ण में कौन वर्ण क्या कहलाता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप वर्ण के विचार को नहीं समझ सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं 52 वर्णों की सिद्धि करते हैं। पहले जो वर्ण होते हैं वो कितने हैं? 52 वर्ण हैं। तो पहले हम आएंगे स्वर में। प्रकार हमने पढ़ा, पहला प्रकार क्या होता है? स्वर। स्वर किसे कहते हैं? वह जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए, जिसके बोलने में, उच्चारण करने में किसी की सहायता ना ली जाए, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। हिंदी में इनकी संख्या कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11। कौन कौन?
अ आ ई उ ऊ रे, ए ऐ ओ और आओ। ये क्या है? 11 हमारे स्वर हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, अगर बहुत ज़्यादा आप नहीं जानते हैं तो इतना ज़रूर जानते रहिएगा कि ये जो स्वर हैं, ये स्वर, इसमें कुछ मूल स्वर होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब मूल स्वर कौन है? जिन स्वरों से दूसरा स्वर बना हो और जिनसे मिलके बना है उसको हम मूल कहते हैं। जैसे बड़ा हमको बनाना है ये आ, तो हम आ और आ को मिलाएंगे तब बनेगा, तो ये मूल हो गया। कौन? एक आ। ये मूल नहीं हुआ, ये मूल आ। अब इसी प्रकार ई से बड़ी ई बनी है, ठीक है, दो ई मिला के, तो ई क्या हो गया? मूल हो गया। ऊ से ऊ बना है, इसलिए ऊ क्या हो गया? मूल हो गया। री बना है, अगर हम री की बात करें तो री अकेला है, इसलिए री हो गया, ठीक है, ये मूल हो गया। अगर ए की बात करें तो ए जो है, ये ए आते हैं पहले, चलिए इसी को जान लेते हैं। ये जो है, ये बना है आ और ई से, तो आ और ई इसका मूल हो गए, इसलिए ए का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये दो वर्णों का योग है, ठीक है। फिर बात करते हैं, मान लिया अय की, तो अय भी क्या है? ये किससे बना है? आ प्लस ओ, आ प्लस ए से, ठीक। फिर आते हैं ओ जो वर्ण है, ये वर्ण किससे बना है? आ प्लस ऊ से। अवर्ण किससे बना है? ये किससे बना है? आ प्लस ओ से, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो असामान्य वर्णों, असामान्य स्वरों के योग से बनने के कारण इसे हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं, ठीक है। और चूंकि दो वर्णों के योग से बना है, इसलिए ये ह्रस्व मात्रा के दृष्टिकोण से ये दीर्घ वर्ण भी है, ठीक है। अगर देखें दूसरे दृष्टिकोण में, तो दो वर्णों के योग से बनने के कारण ये संधि स्वर भी है, ठीक है। कितनी चीजें हमको मिला? मूल, दीर्घ, ठीक है, क्या मिला? मूल मिला, दीर्घ मिला, उसके बाद संधि मिला, संयुक्त मिला, यानी संयुक्त स्वर भी है, ये दीर्घ भी है, और उसके बाद दीर्घ ये भी है, तो आ और आ मिलने से ए बना, ई बना, बड़ा ऊ बना, तो इसलिए ये भी दीर्घ होते हैं। लेकिन आ, ऊ और बड़ी ई, ये जो है ये संयुक्त स्वर नहीं होते। संयुक्त स्वर के लिए क्या होना चाहिए? असमान स्वरों का मेल होना चाहिए, इसलिए वो संयुक्त। लेकिन संधि के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। संधि स्वर में क्या होता है? सिर्फ दो वर्णों का मेल होना चाहिए, यानी दो स्वरों का अगर मेल हो जा रहा है तो संधि स्वर कहलाता है। तो मूल स्वरों को छोड़ने के बाद समस्त स्वर क्या होते हैं? संधि स्वर कहलाते हैं, ठीक है। तो 11 हमारे स्वर होते हैं। आगे इंट्रोडक्शन में आते हैं, चलते हैं आगे। कहाँ चलते हैं? फिर देखते हैं हमारे पास व्यंजन कितने हैं। व्यंजन, ये जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी है? 33। 33 को जब हम पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे, पहले होता है पंचम वर्ग। पंचम वर्ग, वर्ग है, वर्ण नहीं है। वर्ग माने होता है समूह, वर्ग है। तो पंचम वर्ग में हम जब जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? इसका नाम वर्गीय भी होता है, स्पर्श वर्ण भी होता है, पंचम वर्ग भी कहा जाता है। तो आएंगे का वर्ग। का वर्ग का मतलब हो गया क ख ग घ ङ। फिर आएंगे चा वर्ग, च छ ज झ ञ ञ। ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण, ठीक। वर्ग वर्ग का टा वर्ग। फिर आएंगे चा टा ता वर्ग। फिर आएंगे पा वर्ग।
तो इसमें कितने वर्ण आ गए? टोटल इसमें आ जाएंगे 35, ये था 25 वर्ण। कितने आ गए? 25 वर्ण। ठीक है, फिर इस 33 में 25 मिल गए, आगे है अंतस्थ वर्ण। व्यंजन में अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण में कौन आता है? या, र, ला, वा। इनकी संख्या कितनी है? 4। फिर आता है ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण, ये ऊष्म वर्ण में जब हम जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? तालब्य श, तालब्य श, मूर्धन्य श, दंत श और हा। इनकी संख्या कितनी है? 4। तो टोटल कितने हो गए? 33। और 33 11 कितने हो गए? 44। यानी मूल स्वर और व्यंजन हमें पता चल गया कि उनकी संख्या कितनी है? 44 है। अब प्रयोग के आधार पर और जिन वर्णों को मान्यता प्रदान की गई है वहां से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हमें पता होना चाहिए। वो क्या होते हैं? पहला है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर। अब संयुक्त अक्षर में जब हम आएंगे तो इनकी संख्या, पहले मान्यता पर्याप्त संयुक्त अक्षर है 6। 6 को कैसे बना है? क और मूर्धन्य श से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहाँ हलंत लगा दूं, ऐसे अक्सर कंफ्यूज किया जाता है, तो इसके पीछे वाले वर्ण में हलंत लग जाएगा, क्योंकि ये स्वर रहित हो गया तो ये स्वर रहित हो जाएगा। अगर ये स्वर रहित नहीं है, अगर ये स्वर रहित नहीं है तो ये स्वर रहित नहीं होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो ऐसे में क्वेश्चन आपके गलत भी हो सकते हैं। फिर आया त्र। त्र कैसे बना है? त प्लस र से। फिर आए, पहला जो उसका वर्ण होगा वो स्वर रहित होगा, ये जानते रहिएगा। फिर आया ज्ञ। ज्ञ कैसे बना है? ज और य से। फिर आया श्रव्य वाला स्र, ये कैसे बना है? तालब्य श और रा से। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? 4 संयुक्त अक्षर हो गए। तो कितने हुए थे? 44 4 48 हो गए। ठीक है, उसके बाद आते हैं, 2 हमारे वर्ण होते हैं विकसित व्यंजन। विकसित व्यंजन जिनको हम उच्छिष्ट वर्ण के नाम से भी जानते हैं। उच्छिष्ट वर्ण के नाम से भी जानते हैं, 2 गुणी या उच्छिष्ट। तो वो है हमारे ड़ और ह। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपको कंफ्यूजन हो कि ये टा वर्ग का है, तो अगर आप टा वर्ग का जानते हैं तो ऐसे लिख लीजिएगा। मान लीजिए ये लिखा है और इसका उच्चारण कीजिएगा तो ये डा है, तो पढ़ेंगे पडा। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं, मतलब इसको हटा दीजिए ये, और आपको ये पता है कि मैंने सही लिखा है विकसित व्यंजन, तो ये टा वर्ग का वर्ण है, ये उच्छिष्ट या विकसित वर्ण नहीं है, ये टा वर्ग का वर्ण है। तो टा वर्ण का वर्ण है, जब इसका आप उच्चारण करेंगे तो पड़ेगा पड्डा पड्ढा पड्डा पड्ढा। तो जैसे ही हम इन विकसित व्यंजनों का जो चिन्ह है वो चिन्ह लगाते हैं, वैसे बन जाता है पढ़ा और पढ़ा। यानी ये बात इस बात को सिद्ध करता है कि ये पढ़ा वर्ग के वर्ण नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं, तो 2 हमको ये मिल गए। फिर आता है अंतिम, तो 48 2 50 हो गया। अयोग वाह, क्या आता है? अयोग वाह। अयोग वाह आता है, इनकी संख्या कितनी होती है? 2। इसको क्या कहते हैं? अंग
नाम है अनुस्वार। फिर विसर्ग, इसका नाम क्या है? विसर्ग। ठीक है, इसका नाम क्या है? विसर्ग। अब आते हैं अयोगवाह क्या होता है? अयोगवाह वर्ण वो होते हैं जो आ माने नहीं, योग माने जोड़ा, वाह माने वहन करना, जो किसी भी वर्ण के प्रकार या भेद में ना आते हो, लेकिन अपने चलने के लिए वो दूसरों का सहयोग लेते हो, उसी को हम अयोगवाह कहते हैं। ये अयोगवाह है, लेकिन ये जब भी व्यक्त किया जाएगा ये किसी न किसी वर्ण का सहयोग ले लेता है। ये उपसर्ग है, लेकिन ये जब भी प्रयोग किया जाएगा तब यह किसी न किसी वर्ण का सहयोग ले लेता है। बिना सहयोग के इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, ये हमारे हो गए क्या? दो ये हो गए। तो प्रश्नानुसार हमारे 52 जो वर्ण हैं वो सिद्ध हो गए, ये हमको पता होना चाहिए। इसके बाद भी हमारे परीक्षाओं में कई चीज़ें पूछी जाती हैं, मतलब और भी वर्ण होते हैं, लेकिन उनको मान्यता प्रदान नहीं किया गया है। ठीक, मान्यता नहीं प्रदान किया गया, मतलब मान्यता पढ़ने में प्रदान है, लेकिन परीक्षाओं में ये नहीं कहा जाता कि हिंदी में इनको जोड़ा जाए। जैसे अरबी फारसी, अरबी फारसी के वर्ण कौन? क, ख, ग, ज और फ, ये वर्ण 5 ये हो गए। एक है अंग्रेजी का विकसित स्वर जिसका नाम है अ। ये जो हैं ये वर्ण भी हमारे हिंदी में प्रयोग होते हैं, लेकिन आयोग के आधार पर तो इतने माने जाते हैं, लेकिन प्रयोग के आधार पर ये 6 वर्ण भी प्रयोग किए जाते हैं हिंदी भाषाओं में। ठीक है, तो जो वर्ण हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं 52, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके जुबान पे होना चाहिए, आपके मस्तिष्क में होना चाहिए कि हमको जो ये पढ़ना है, ये हिंदी का जो वर्ण है उस वर्ण के अंतर्गत क्या हमारा जो अध्ययन है वह अध्ययन एक सामान्य अध्ययन, क्या हम स्वर, व्यंजन या संयुक्त अक्षर, दो गुणी या विकसित वर्ण या फिर अयोगवाह को जानते हैं। अगर आपके पास इतना अध्ययन है तो आगे जो आप वर्ण पढ़ेंगे वो वर्ण आपके लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो ध्यानपूर्वक ये वर्ण आपको आना चाहिए, आपके ध्यान में रहना चाहिए, और अगर ध्यान में है तो आगे आपके लिए बड़ी सरलता होगी। ठीक, तो अगर आपकी इच्छा है तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी अपने विषय बिंदु पे चर्चा कर लिया जाए। इसके बाद अब आते हैं अपने विषय बिंदु पे, जो हमने पढ़ा है, पढ़ना है हमको। हम पढ़ रहे हैं वर्ण विचार। अब वर्ण विचार को मैंने पूरे वर्ण विचार को, जो हमारे स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, उन व्यंजनों में स्वर का क्या वर्गीकरण होता है, व्यंजन क्या क्या वर्गीकरण हो, जहां से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, शब्दकोश तक जहां से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां से मैंने 55 प्रश्नों की एक श्रृंखला तैयार की है, और उस 55 प्रश्नों के अंतर्गत वर्ण का कोई ऐसा अंश नहीं है जो मेरे हिसाब से या मेरे अध्ययन से छूटा हो। मतलब प्रयास मैंने पूरा किया है कि कोई ऐसा भाग ना हो जो छूटा रह जाए, और इसके अंतर्गत आपको समक्ष चीजें, मतलब परीक्षा की दृष्टिकोण से, अध्ययन के दृष्टिकोण से, अध्यापन के दृष्टिकोण से आपको उपलब्ध हो जाए और आप पा जाएं और आप उसका अध्ययन कर लें। ठीक है, अब आते हैं वर्ण विचार। तो वर्ण विचार को पढ़ने के लिए मैंने 3 इसमें पार्ट बनाए हैं। क्या बनाए हैं? 3 पार्ट। 3 पार्ट में पहला है ध्वनि भाग। ध्वनि भाग के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, ध्वनि भाग के अंतर्गत हमारा जो उद्देश्य है
वो उद्देश्य है वर्ण के विषय में। वर्ण पढ़ेंगे, ध्वनि पढ़ेंगे, व्याकरण पढ़ेंगे, उसके बाद उन वर्णों पर अध्ययन करेंगे, उसके बाद स्वर विभाग, फिर पढ़ेंगे स्वर भाग। आखिर जो वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर आता है, स्वर का वर्गीकरण क्या होता है, किस किस में स्वर विभाजित होता है, उसके बाद है व्यंजन भाग। व्यंजन भाग फिर हम पढ़ेंगे व्यंजन भाग, जो हमारे वर्ण के अंतर्गत व्यंजन आते हैं, समस्त व्यंजन को पढ़ लेंगे। उसके बाद जो इनसे छूट जाएगा, बच जाएगा, उसके लिए एक हिंदी के अन्य वर्ण से एक भाग बनाया गया है और उसके अंतर्गत हम वर्ण विचार को पढ़ेंगे। तो हम 4 भागों के अंतर्गत पूरे वर्ण विचार को पढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा और उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी लाभ होगा। तो चलते हैं देर ना करते हुए अपने पहले विधि के आधार पर हम पढ़ेंगे पहला अपना क्वेश्चन। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, जो हमें शुद्ध उच्चारण, लेखन और प्रयोग का ज्ञान कराता है कहलाता है। ऑप्शन दिया वर्ण, काल, अलंकार, व्याकरण। आखिर वह क्या है जिससे हम शुद्ध बोल पाते हैं, शुद्ध प्रयोग कर पाते हैं और शुद्धता से लिख लेते हैं? क्या वर्ण? अगर आपके पास वर्ण है तो वर्ण टूटा फूटा कुछ भी लिख सकते हैं, ये इस बात को सिद्ध नहीं करता। काल, वो तो समय की बात है। अब हम वैदिक काल में चले जाएं और वहां बैठ करके ऋचाओं की रचना करें तो आज की हिंदी थोड़ी हम पढ़ा पाएंगे। ठीक। फिर अलंकार, अलंकार का मतलब जरूर होता है शब्द और अर्थ के माध्यम से किसी कविता में चमत्कार उत्पन्न करना, गद्य या पद्य की लाइनों में शुद्धता और सुंदरता व्यक्त करना। अर्थ और शब्द के माध्यम से उसका ये मतलब नहीं होता कि वो आपको शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन या फिर आपको प्रयोग का ज्ञान करा देगा। तो चौथा जो ऑप्शन है वो है व्याकरण, यानी सही बात है, जब हमको व्याकरण आएगा तो हम शुद्ध उच्चारण करेंगे, शुद्धता से लेखन करेंगे और अपनी भाषाओं का बड़ी शुद्धता से प्रयोग करेंगे। ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह हमारा प्रश्नानुसार सही है। ध्यान दीजिएगा कि व्याकरण जो है वह व्याकरण की शुरुआत, जो हम भाषा पढ़ रहे हैं उस भाषा में जो व्याकरण है उस व्याकरण की शुरुआत ही वर्ण से होती है, ध्वनि से होती है। ठीक। तो ध्वनि भाग का पहला क्वेश्चन था क्या, कि जो हमें शुद्धता, शुद्ध उच्चारण, लेखन और प्रयोग का ज्ञान कराता है वह कहलाता है व्याकरण। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते कौन है भाई? वर्ण। अभी हमने अपने इंट्रोडक्शन में, यूं कहें भूमिका में पढ़ा, अगर आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा कि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते वो क्या है, वाक्य है, पद है या शब्द है या फिर वर्ण है। तो वाक्य के हम खंडन कर सकते हैं क्योंकि वह पदों के मेल से बना रहता है। पद को हम तोड़ सकते हैं, शब्द को तोड़ सकते हैं, लेकिन वर्ण को हम अलग नहीं कर सकते। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। ठीक। चलते हैं वर्ण विचार के अपने अगले प्रश्न पर। हम अगला हमारा जो प्रश्न है वह प्रश्न है, भाषा के ध्वनि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? भाषा के ध्वनि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? लिप। लिप का मतलब होता है सिर्फ चिन्ह देना। वर्णमाला, माला माने हार, वर्ण माने वर्णों का। और जब वर्ण जो माला है उस माला में जब फूल व्यवस्थित रहेंगे तभी वो माला का रूप धारण कर सकता है। अर्थात
अगला हमें ऑप्शन देखने की जो आवश्यकता ही नहीं है, वर्णमाला ही भाषा के ध्वनि चिन्हों का क्या होता है, व्यवस्थित स्वरूप होता है। कैसे? अगर मान लीजिए हम अब का वर्ग के वर्ण को ले लें तो पहले हम खा लिख दें, फिर हम घा लिख दें, फिर हम चा लिख दें, ओ चा कह रहे हैं, गा लिख दें, फिर हम का लिख दें, फिर हम गा लिखें। ठीक है। अब हम कहें कि ये भी तो का वर्ग का वर्ण है, लेकिन ये व्यवस्थित नहीं है, इसलिए इसको हम वर्णमाला नहीं कहेंगे, वो व्यवस्थित होना चाहिए। ये व्यवस्थित नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, वर्णमाला नहीं कहेंगे। तो प्रश्न अनुसार हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। चौथा जो हमारा प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी? चीजें अब शुरू होंगी। अगर आपने पीछे मेरी बात को सुना नहीं है तो आप क्या करेंगे, ये प्रश्न आप गलत भी कर सकते हैं। क्या भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तब क्या है? वर्ण है। अच्छा, वर्ण नहीं तो शब्द हो सकता है। अच्छा, शब्द नहीं है तो वाक्य हो सकता है। तो चलते हैं, देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। मौखिक इकाई, जब तक हम कोई चीज बोलते हैं तब तक वो ध्वनि में होती, जब तक हम कोई चीज बोलते हैं तब तक वो किस में होती है, ध्वनि में होती है। तो मौखिक का मतलब ही होता है बोलना। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। ठीक है। तो वर्ण क्या होता है, जान लीजिए सबको, वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई या भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई क्या होता है, वर्ण होता है। तो शब्द क्या होता है, भाषा की सार्थक सबसे छोटी इकाई क्या होता है, शब्द होता है। और वाक्य, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिससे भाव अभिव्यक्ति हो सके उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। तो प्रश्नानुसार हमारा जो ऑप्शन ए है वह सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 52। बहुत अच्छे, लग गया होगा। ठीक, तनिक ध्यान दीजिएगा। हिंदी वर्णमाला में, वर्णमाला दिया है वर्णों के व्यवस्थित समूह में, वर्णमाला में, हिंदी के वर्णमाला में वर्णों की कुल कितनी संख्या है? ऑप्शन से 11 स्वर, 33 व्यंजन, 44। ई नहीं पूछा है कि हिंदी में, पूछा है हिंदी वर्णमाला में, तो हम बताएंगे 44, क्योंकि स्वर और व्यंजन वहां होते हैं। अब वहां आप संयुक्त अक्षर और अयोग बाह मत जोड़िएगा, नहीं तो 49 पहुंच जाएंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने बताया है कि हमारे स्वर 11 होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। हमारी वर्णमालाओं में कितने वर्ण होते हैं? 44। ठीक है। चलते हैं, प्रश्न अनुसार हमारा सी सही है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 6 क्या कहता है, हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया है मैंने, हिंदी में वर्ण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2, एक स्वर और एक क्या होता है, व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। स्वर और व्यंजन होते हैं। तो A5, B4, C3 और D क्या है? 2। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है, वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है। ध्यान से बताइएगा, वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है। मतलब व्यंजन अस्वतंत्र है? काहे नहीं भैया, बिल्कुल अस्वतंत्र है। ये जब तक लगा है तब तक इसको हम बोल नहीं सकते हैं, और जैसे इसमें हम ये लगाते हैं तैसे इसका हम उच्चारण करते हैं का। लेकिन आ जो है, इस आ को हम क्या करते हैं,
ऐसे बोल सकते हैं अ ई ओ। तो वह स्वतंत्र है और स्वतंत्र रूप से उसका उच्चारण होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। सी दिया है अक्षर। एक बात हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ध्यान पूर्वक सुन लीजिए प्रश्न को और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अक्षर आखिर होता क्या है। हम अक्सर पढ़ते हैं वर्ण वर्ण, मैं भी चिल्ला रहा हूं कि वर्ण है वर्ण है वर्ण है। तो अगर सब वर्ण है तो अक्षर क्या होता है? अगर सभी अक्षर वर्ण हैं तो सभी अक्षर वर्ण हैं तो क्या सभी वर्ण भी अक्षर हैं? आपको ये बताना है, क्या हम सभी वर्ण को अक्षर कह सकते हैं या सभी अक्षर को हम वर्ण कह सकते हैं? दोनों का अंतर हमको कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। चलते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न पर। आखिरी प्रश्न जो हमारा है वह है, ऐसे वर्ण जिनका प्रयोग केवल स्वर के साथ होता है। ऐसे वर्ण को बताइए जिनका प्रयोग केवल स्वर के साथ होता है। ऑप्शन स्वर है, तो स्वर के साथ होता है और स्वर आपने दे दिया है तो ऑप्शन भी तो स्वर होता है, स्वर स्वर के साथ आता है, ठीक है। लेकिन स्वर जो है वो व्यंजनों के साथ तो भी आता है। जैसे का में हम आ मिला दें तो इसके साथ आया, तो प्रश्नानुसार ये गलत हो गया। फिर व्यंजन, अब व्यंजन जो है वो स्वर के साथ आता है, कहे बिना स्वर के इसका उच्चारण तो नहीं हो सकता। लेकिन क्या प्रश्न के अनुसार ये सही है? बिल्कुल नहीं सही है। कैसे सही हो जाएगा भाई? कहे कि व्यंजनमक तो हम कब्बो कब्बो बिचवम ऐसो पढ़ लेते हैं ना, गर्त, तो व्यंजन तो हमने पढ़ लिया। तो ऐसे वर्ण जिनका प्रयोग केवल स्वर के साथ होता है, अयोग वाह, बिल्कुल इन्हीं का प्रयोग होता है। काहे? इनके माने कुछ नहीं, इनका कोनो मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब तक इनके आगे स्वर नहीं लगाए जाते हैं तब तक इनका कोनो मतलब नहीं है। यानी कभी भी अयोगवाह जो होते हैं वह अपने चलने के लिए बैसाखी, स्वर रूपी बैसाखी का सहारा लेते हैं। तो प्रश्नोत्तरी विधि में वर्ण विचार के अंतर्गत ये आज का क्लास जो है यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम पुनः प्रश्न नंबर 9 से आपसे मुलाकात होगी। और इसी के साथ मैं, अगर आपको ये क्लास पसंद आए, समझ में आए, तो अपने कमेंट इनबॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हो सकेगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। Please subscribe to our YouTube channel Laksh Academy and press the bell icon to get new video updates.